मई का महीना शुरू होते ही सख्त गर्मी पड़ने लगी। जून के इख्तिताम पर जबरदस्त बारिशें शुरू हो गईं। इस दौरान हर बार मैं ही चेक वसूल करने जाता रहा। मैंने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अकाउंट्स ऑफिसर मिस्टर चट्टी से अच्छी खासी बेतकल्लुफी पैदा कर ली थी। एक बार मैं उसके घर उसकी बीवी के लिए सिल्क की साड़ी का तोहफा भी लेकर गया। मिस्टर चट्टी शहर की एक पुरानी बिल्डिंग के फ्लैट में अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ रहता था। कलील तनख्वाह में गुजारा मुश्किल से होता था। सिल्क की साड़ी देखकर उसकी बीवी की बातें खिल गईं। मिस्टर चट्टी पहले तो इतना कीमती तोहफा कबूल करने से इनकार करते रहे। फिर जब मैंने कहा कि मैं ये तोहफा अपनी बड़ी बहन यानी मिसेस चट्टी के लिए लाया हूँ तो वो इनकार न कर सके। उसी रोज से मैंने उनकी बीवी को बहन कहना शुरू कर दिया। अब मैं हफ्ते में एक आध चक्कर उनके फ्लैट का जरूर लगाता। कभी उनकी बीवी के लिए चूड़ियां बुंदे वगैरह ले जाता। मेरी इन हरकतों का लॉन्ड्री के मालिक वाजबी साहब को बस वाजबी सा ही इल्म था। अब मैंने अपने मंसूबे के तीसरे मरहले पर काम करना शुरू कर दिया। मिस्टर चट्टी पर अपने मुसलमान होने का असर कम करने के लिए मैंने हैदराबादी लिबास तर्क करके पतलून कमीज पहनना शुरू कर दी थी, जो कि जनूबी हिंद के हिंदू और मुसलमान नौजवानों का आम पहनावा है। एक रोज मैं मिठाई का डिब्बा और मिसेस चट्टी के लिए एक खूबसूरत चप्पल लेकर शाम को उनके फ्लैट पर गया तो मिसेस चट्टी बेहद खुश हुए। उनकी बीवी ने फौरन कॉफी बनाई। अब मैंने तमिल जबान में थोड़ी बहुत गुफ्तगू करना शुरू कर दी थी। अपनी तमिल जबान को रवां करने के लिए मैं अक्सर वहाँ उसी जबान में बात करता था। कॉफी आई तो मैंने इधर उधर की बातें करने के बाद बड़े अफसरदा लहजे में मिस्टर चट्टी को बताया कि लॉन्ड्री में वाजबी साहब मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, मगर वहाँ मुझे जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरा गुजारा नहीं होता। मालिर कोटला में मेरी एक बेवा बहन है जिसके 4 बच्चे हैं। उनकी गुजर औकात भी मेरे ऊपर है, क्योंकि चचा ने हमारी जायदाद में से उसे कुछ नहीं दिया। मैंने कुछ ऐसी अदाकारी की कि मिस्टर चट्टी मुतासिर हो गए। कहने लगे मैं तुम्हारी नौकरी का किसी दूसरी जगह बंदोबस्त करता हूँ। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं BSc हूँ तो वो उछल पड़े। बोले ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मैं तुम्हें अपने एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में ही नौकरी दिलवा सकता हूँ। तुम ऐसा करो कि उन्होंने उस वक्त अपनी बीवी को कहा कि अलमारी में से कागज कलम लाओ। उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में दरखास्त लिखवाई। एक हफ्ते बाद मैं उनके यहाँ गया तो ये खुशखबरी सुनी कि 2-4 दिनों में मेरा काम बन जाएगा। एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में नौकरी हासिल करना कोई खाला जी का घर नहीं था। बड़ी जबरदस्त तहकीकात हुई थी, लेकिन मिस्टर चट्टी ने डायरेक्टर एटॉमिक सेंटर के सामने हाजिर होकर कहा कि वो मुझे जानते हैं और मेरी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मिस्टर चट्टी की वहाँ बहुत इज्जत थी और बेहद असर और रसूख रखता था। मुझे एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में असिस्टेंट बॉय की नौकरी मिल गई। मेरी ड्यूटी एटॉमिक रिसर्च ब्लॉक के तहखाने के एक ऐसे ऑफिस में लगी जहाँ रिसर्च के नताइज का अहम डाटा जीरोक्स करके भाभा एटॉमिक सेंटर को तज्जिये के लिए भेजा जाता था। मुझे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक क्वार्टर भी मिल गया, जहां मैं दफ्तर ही के एक मुलाजिम मिस्टर रामा राव के साथ रहने लगा। वाजबी साहब को जब मालूम हुआ कि मैं एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में मुलाजिम हो गया हूं तो बेहद खुश हुए। मेरी तरक्की पर उन्होंने मेरे हक में मजीद दुआ की। मैंने यहाँ अपने मंसूबे के मुताबिक इंतहाई दानतदारी, खामोशी और जिम्मेदारी से काम शुरू कर दिया। मैं वक्त पर ऑफिस जाता, वक्त पर वापस आता, जी लगा कर काम करता, किसी से फालतू बात न करता, हर एक को अदब से झुककर सलाम करता। रिसर्च ब्लॉक के लोग मेरी इज्जत करने लगे। इस ब्लॉक के डायरेक्टर ने मेरी दयानतदारी और एहसास जिम्मेदारी से मुतासिर होकर मुझे तरक्की देकर सीक्रेट ब्लॉक के एक अहम ऑफिस में मुंतकिल कर दिया। यहाँ भी मैं बड़ी जाफिशानी से काम करने लगा। ये दफ्तर भी ज़ेरे ज़मीन था। बहुत जल्द मुझे इल्म हो गया कि जिस कमरे में मैं काम करता हूँ उसके साथ वाले कमरे में फौलाद की 4 अलमारियां हैं, जिनमें हाइड्रोजन बम ब्लास्ट के सिलसिले में एक अहम तरीन ब्लूप्रिंट को 4 हिस्सों में तकसीम करके रखा गया है और ये अलमारियां एक खास नंबर में लाने से खुलती हैं। इस ब्लूप्रिंट की मदद से यूरेनियम को इनरिच करके हाइड्रोजन ब्लास्ट के लिए तैयार किया जा रहा था। मैंने इस ब्लूप्रिंट को जाया करने का फैसला कर लिया। उस सीक्रेट रूम में एक मद्रासी डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसको 4 अलमारियों के सीक्रेट नंबर याद थे। बगैर उसकी इजाजत के किसी को उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। उस मद्रासी डॉक्टर की मदद के लिए वहाँ उसका एक असिस्टेंट मौजूद रहता था। उस असिस्टेंट का नाम समराथन था। मैंने उस पर अपनी चश्मे करम डाली। लंच के वक्त कैफेटेरिया में मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उससे दोस्ती शुरू कर दी। उससे फिल्मी अदाकारों की बातें करता। एक उसे कमीज का तोहफा भी दे दिया। समराथन मेरा दोस्त बन गया। अब हम कैफेटेरिया में इकट्ठे बैठकर दोपहर का खाना खाते। एक रोज मैं सुबह अपने क्वार्टर से ऑफिस आया तो V2 की एक गोली मेरी जेब में थी। लंच ब्रेक हुआ तो मैं कैफेटेरिया में आ गया। समराथन मेरा इंतजार कर रहा था। उसने अपना डिब्बा और मैंने अपना डिब्बा खोला। वो चावल और सब्जी लाया था, मैं भी चावल लाया था। मेरा क्वार्टर का साथी रामा राव
बहुत अच्छा पका लेता था। मैं उसे पैसे दे देता और हम मिलकर खाना खाते। समराथन और मैं तमिल में बातें करते हुए खाना खाने लगे। कूलर चंद कदम के फासले पर दीवार के अंदर लगा हुआ था। खाना खाते खाते मैं खाली ग्लास लेकर उठा और कूलर में से ठंडा पानी ले आया। इस दौरान मैंने उसमें V2 बेरंग और तेजी से हल हो जाने वाली बेजायका गोली डाल दी। मैंने ग्लास मेज पर रख दिया। समराथन की आदत थी कि हमेशा खाना खाने के बाद पानी पीता था। खाना खत्म हुआ तो उसने V2 की गोली वाला हलशुदा ग्लास उठाया और गटागट पी गया। मैंने इत्मीनान की सांस ली और नतीजे का इंतजार करने लगा। नतीजा कैफेटेरिया में न निकला। समराथन अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में आ गया। बमुश्किल कोई 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि समराथन के सीक्रेट रूम में से शोर की आवाज आई। उसका बॉस मद्रासी डॉक्टर घबराया हुआ बाहर निकला और बोला, समराथन का दिमाग खराब हो गया है, इसे संभालो। हम सब कमरे की तरफ लपके। समराथन सीक्रेट रूम से बाहर आ गया। वो बुलंद आवाज में इंडियन कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ तकरीर कर रहा था। उसी वक्त उसे काबू में कर लिया गया। सिक्योरिटी वाले उसे बाहर ले गए। दफ्तर में चेमेगोइयां होने लगी कि समराथन को अचानक क्या हो गया है। किसी ने कहा कि वो शुरू ही से कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ था। कोई बोला, अरे गर्मी उसके दिमाग को चढ़ गई है। बहरहाल समराथन को अस्पताल पहुंचा दिया गया और सीक्रेट रूम से उसका काम खत्म कर दिया गया। अब उसकी जगह पर काम करने का सवाल उठा तो मैंने मिस्टर चट्टी की खिदमत हासिल की। उनकी सिफारिश पर मेरा रिकॉर्ड देखा गया। मेरा रिकॉर्ड बेहद काबिल एतमाद था। मुझसे कभी कोई भूल चूक नहीं हुई थी। मुझे समराथन की जगह सीक्रेट रूम में तैनात कर दिया गया। अब मैंने अपनी खुश इखलाकी, मीठी मीठी बातों और तोहफे की मदद से मद्रासी डॉक्टर गोपालन पर अपनी नर्म दिली, अखलाक और शराफत का सिक्का जमा दिया। हफ्ते में 1-2 बार ऐसा होता था कि एटॉमिक रिएक्टर ब्लॉक से कोई न कोई इंडियन साइंसदान आता। मद्रासी डॉक्टर उसके लिए खुफिया नंबर मिलाकर बारी बारी 4 फौलादी अलमारियां खोलता। इंडियन साइंसदान अलमारी में रखे ब्लूप्रिंट के 4 हिस्सों को देखकर अपनी नोटबुक पर कुछ लिखता और चला जाता। मैंने देखा कि सीक्रेट ब्लूप्रिंट की 4 अलमारियों के नंबर मद्रासी डॉक्टर को पूरी तरह याद नहीं है। वो हर बार जेब से चाबी निकालकर अपनी दराज खोलता, उसके अंदर रखी किसी कॉपी से नंबर पढ़कर अलमारियां खोलता जाता। अब मैंने अपनी अगली स्कीम पर गौर करना शुरू कर दिया। मैंने ये खुफिया नंबर हासिल करने थे। मैंने अपने गले में पड़े मुकद्दस नक्श को आजमाने के बारे में सोचा कि क्यों ना मद्रासी डॉक्टर के दिल पर मुकद्दस नक्श का असर डालकर उससे खुफिया नंबर हासिल कर लूं और फिर इसी नक्श के असर से हुक्म दूं कि वो सब कुछ भूल जाए। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा था। अगर किसी वजह से मद्रासी डॉक्टर पर नक्श का असर न हुआ और मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझे अलमारियों के खुफिया नंबर बताओ तो मैं मारा गया था। उसके बाद मेरा बचाव मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मैं 2-3 रोज तक इस मसले पर गौर करता रहा। एक रोज मैं कैफेटेरिया में अकेला बैठा कॉफी पी रहा था कि अचानक एक स्कीम मेरे जहन में आ गई। मैं खुशी से झूम उठा। मैंने केमिस्ट्री पढ़ रखी थी। मैंने एक ऐसा बेजायका महलूल सफूफ तैयार किया जिसके चंद कतरे पीने से इंसान निस्फ घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। इसका तजुर्बा मैंने अपने क्वार्टर में एक चूहे पर किया। मैंने दूध में इस महलूल को छोटी सी शीशी में डालकर बंद किया, उस पर से उंगलियों के निशान मिटाए और रुई में लपेटकर अपनी जेब में रखकर दफ्तर आ गया। 4 बजे मैं और मद्रासी डॉक्टर गोपालन कॉफी पिया करते थे। वहीं कमरे में इलेक्ट्रिक कॉफी पॉट रखा था, साथ ही 2 मग भी पड़े रहते थे। उस रोज मैंने जानबूझकर डॉक्टर गोपालन से कहा कि गुरुजी, आज आप अपने हाथ से कॉफी बनाएं। डॉक्टर गोपालन मुस्कुराता हुआ उठा और कोने वाली मेज के पास खड़े होकर कॉफी बनाने लगा। मैं दोनों मग साफ करके ट्रे में रखकर उसके पास आ गया। मैंने डॉक्टर गोपालन के मग में शीशी से चंद कतरे डाल दिए। फिर शुगर पॉट खोलकर पूछा, डॉक्टर गुरुजी, चीनी तो आप वही आधा चम्मच पिएंगे ना? डॉक्टर गोपालन ने इस बात में सर हिलाया और कॉफी तैयार करके पहले मेरे मग में फिर अपने मग में डाली और हम अपनी मेज पर आकर बैठ गए और कॉफी पीते हुए बातें शुरू कर दी। शाम 6:30 बजे हम सीक्रेट रूम को लॉक करते थे। अभी 2 घंटे बाकी थे। बातें करते करते डॉक्टर ने ऊँघना शुरू कर दिया और फिर बेहोश हो गया। उसके मग में अभी कॉफी पड़ी थी। मैंने रुमाल से उसके मग पर लगे हुए अपने उंगलियों के निशान साफ कर दिए। उसकी जेब से चाबी निकालकर दराज को खोला। कॉपी में से अलमारियों के खुफिया नंबरों की मदद से बारी बारी 4 अलमारियां खोलकर हाइड्रोजन ब्लास्ट के ब्लूप्रिंट निकालकर मेज पर रखे। अलमारियों को उसी तरह बंद करके नंबरों की मदद से ताले लगाए। एक बार फिर रुमाल से अलमारियों पर अपनी उंगलियों के निशान पोंछे। अपने कॉफी के मग में बेहोशी के महलूल के चंद कतरे डाले। ब्लूप्रिंट को बाथरूम में ले जाकर आग लगाकर बैतुल खला के सिंक में डाल दिया। ब्लूप्रिंट के 4 हिस्से देखते ही देखते जलकर राख हो गए। फिर मैंने सिंक की हत्थी नीचे कर दी। पानी का एक पुरशोर रेला आया और ब्लूप्रिंट की राख और बचे कुचे टुकड़ों को बहा कर ले गया। बाथरूम में एयर कंडीशनर का ब्लोर लगा हुआ था। धुआं तेजी से बाहर निकल गया। अपनी उंगलियों के निशान साफ करके मैंने रुमाल की मदद से मेज की दराज बंद करके चाबी बेहोश डॉक्टर गोपालन की जेब में रख दी। इस सारे काम में कुल 7 मिनट सर्फ हुए थे। अब मैंने अपने मग में से कॉफी के 2-3 घूंट पिए और अपने बेहोश होने का इंतजार करने लगा। 1.5 मिनट बाद मेरा सर बोझल होने लगा
आंखें अपने आप बंद हो गईं और फिर मुझे कोई होश न रहा। होश आया तो डॉक्टर का अमला और सिक्योरिटी गार्ड्स हमें होश में लाने की कोशिश करते नजर आए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, डायरेक्टर रिसर्च और डायरेक्टर जनरल चारों फौलादी अलमारियां खोले तलाशी ले रहे थे। मद्रासी डॉक्टर गोपालन भी होश में आ चुका था। हमारे बयानात लिए गए। डॉक्टर गोपालन ने कहा कि कॉफी पीते ही उस पर गुनूदगी तारी हो गई और वो बेहोश हो गया। मैंने भी अपने बयान में यही कहा। मगों में बची हुई कॉफी का तज्जिया किया गया तो मालूम हुआ कि उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। अलमारियों में से ब्लूप्रिंट के चारों हिस्से गायब थे। हम दोनों को हेल्थ यूनिट में पहुंचा दिया गया। फौरन एक बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। नतीजा वो निकला जिसके लिए मैंने ये सारा मंसूबा तैयार किया था। तहकीकाती ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दुश्मन का कोई एजेंट एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, जिसने मौका देखकर मिस्टर उमर हयात यानी मुझे और डॉक्टर गोपालन को दवा पिलाकर बेहोश कर दिया और इंतहाई कीमती ब्लूप्रिंट्स निकाल कर फरार हो गया। इस तहकीकाती रिपोर्ट के बाद कॉम्प्लेक्स में हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए। जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स मुतय्यन हो गए और कॉम्प्लेक्स में महकमे ने अपने एजेंट छोड़ दिए ताकि उस जासूस का सुराग लगाया जा सके जिसने ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए थे। मेरा ख्याल था कि मैंने मंडापम एटॉमिक रिएक्टर को पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किए जाने वाले हाइड्रोजन बम से महरूम कर दिया है, लेकिन बहुत जल्द मालूम हुआ कि मेरा ख्याल गलत है, क्योंकि उसी ब्लूप्रिंट की 2 नकलें भाभा एटॉमिक सेंटर महाराष्ट्र में मौजूद हैं और उनकी 4 कॉपियां बहुत जल्द मंडापम एटॉमिक कॉम्प्लेक्स में पहुंचने वाली हैं। अब मैंने इस कॉम्प्लेक्स ही को धमाके से उड़ाने का फैसला कर लिया। इंतजामिया ने मुझे और डॉक्टर गोपालन को सीक्रेट रूम से तब्दील कर दिया। मेरी खिदमात एडमिनिस्ट्रेशन वालों के हवाले कर दी गई। इस दौरान मुझसे काफी पूछगिछ की गई थी, मगर मैंने वही बयान दिया जो डॉक्टर गोपालन दे चुका था कि हमें कुछ नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या हुआ है। बस कॉफी के चंद घूंट पीते ही हम बेहोश हो गए। इस वाक्य को 5वां दिन जा रहा था कि मैं अपने ऑफिस में काम में मसरूफ था। दोपहर के 5 बज रहे थे। हमें 6 बजे छुट्टी होती थी कि चपड़ासी ने आकर कहा कि मुझे डायरेक्टर रिसर्च ब्लॉक ने अपने ऑफिस में बुलाया है। मैं समझा कोई दफ्तरी काम होगा, शायद मेरी ड्यूटी एक बार फिर सीक्रेट रूम में लगाई जा रही है। एहतियात के तौर पर मैंने अपनी कमीज का ऊपर का बटन खोल दिया, जिसके बाद मुझे गले में पड़ा हुआ मुकद्दस नक्श नजर आने लगा। मैं निहायत सुकून से डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुआ ही था कि सामने बैठे हुए एक शनासा आदमी को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये तिरुचिरापल्ली की मिलिट्री इंटेलिजेंस का वही आदमी था जो मुझे अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में अपने चीफ से मिलवाने ले जाया करता था। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और उसके मुंह से बेख्तियार तमिल जबान में निकला, तुम। मेरा कुदरती रद्द अमल वही था जो मैंने किया। दिल में कलमा तैयबा पढ़कर मैंने सीने पर लटकते मुकद्दस नक्श पर एक नजर डाली और फिर उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर दिल में दोहराया, तुम मुझे जानते हो, मैं तिरुचिरापल्ली में तुम्हारा दोस्त था। डायरेक्टर ने एजेंट की तरफ देखकर पूछा, आप इसे जानते हैं क्या? एजेंट के दिल की काया पलट चुकी थी। वो नक्श के जेर असर था और खाली खाली सी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए लड़खड़ाती जबान में बोला, हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये तिरुचिरापल्ली में मेरा दोस्त था। मैं अभी तक तिरुचिरापल्ली के एजेंट की आंखों में आंखें डाले हुए था। मैंने एक बार फिर उसे मुखातिब करके दिल में दोहराया, इसके बाद तुम मुझे भूल जाओगे। डायरेक्टर ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, तुम जा सकते हो। मैं कमरे से बाहर निकल आया। ये एक नई मुसीबत आ गई थी। अगरचे वक्ती तौर पर मैंने उससे छुटकारा पा लिया था, लेकिन उससे किसी वक्त भी दोबारा सामना हो सकता था। अब मैं कहां मुकद्दस नक्श को इस्तेमाल करूं? वो कहीं न कहीं मुझे पहचान लेगा और भांडा फूट जाएगा। दफ्तर बंद होने में अभी पौन घंटा बाकी था। मैंने अपने साथ क्लर्क से बात की तो उसने बताया कि तिरुचिरापल्ली से मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर यहाँ खुसूसी तहकीकात के लिए आया है। मालूम हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स में ही किसी जगह ठहरा हुआ है और अभी एक हफ्ते तक यहाँ रहकर तफ्तीश करेगा। मैं कॉम्प्लेक्स के रिएक्टर ब्लॉक को भग से उड़ाने का प्लान बना रहा था और उसके लिए कुछ केमिकल्स हासिल करके इंतहाई ताकतवर बम ब्लास्ट के बारे में गौर कर रहा था। तभी तिरुचिरापल्ली की ये बला आन नाजिल हुई। उसे एक हफ्ता तक यहाँ कयाम करना था। जाहिर है कि वो रोज कॉम्प्लेक्स में आएगा। मैं उससे कहां तक छुप सकूंगा। एक बार तो वो मुकद्दस नक्श की वजह से मुझे भुला बैठा था, लेकिन अगर दोबारा उसका आमना सामना हो गया तो वो मुझे फौरन पहचान लेगा। हो सकता है कि मुझे इतनी मोहलत ही ना मिले कि मैं नक्श का इस्तेमाल कर सकूं। ये सूरत हाल मेरे लिए बेहद तशवीशनाक थी। आखिर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि इस नई मुसीबत से जितना जल्द हो सके छुटकारा हासिल करना चाहिए। मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं था। एक निहायत खुफिया और निहायत कारामद हथियार जहरीला सिगार था, लेकिन वो भी नहीं रहा था। इसी फिक्र में डूबा हुआ था कि 6 बज गए। दफ्तर के सदर दरवाजे से निकलने की बजाय मैं अकबी दरवाजे से गुजरकर अपने क्वार्टर की तरफ चलने लगा। क्वार्टर में मेरा साथी सम्राथन पहले पहुंच चुका था और चूल्हे पर केतली रखे कॉफी के लिए पानी गर्म कर रहा था। उसने मुझे देखते ही
पूछा, तुम्हें डायरेक्टर ने बुलाया था? सुना है तिरुचिरापल्ली से मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी आया है। मैंने कहा कि हाँ। उसने मुझसे चंद सवाल किए थे। मैं कुर्सी पर बैठ गया। यार समराथन, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस वाला कौन सी कोठी में ठहरा हुआ है? समराथन ने केतली में कॉफी डालते हुए कंधे उचका कर कहा, कुछ मालूम नहीं, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, वैसे ही पूछ रहा था। खैर, आज क्या पका रहे हो? मैंने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। मेरी आंखें सामने कमरे की खुली खिड़की पर जमी हुई थी, जिसमें बाहर से नारियल के दरख्त का तना नजर आ रहा था। लेकिन असल में मेरा जहन तिरुचिरापल्ली के एजेंट को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था। मेरा रूममेट समराथन प्यालों में कॉफी उंडेलते हुए कह रहा था कि आज तो मैं बैंगन बनाऊंगा। इतने में क्वार्टर का दरवाजा खुला और मेरे सामने तिरुचिरापल्ली का एजेंट खड़ा था। कर्नल मनी, हम तुम्हारी तलाश में थे, बाहर निकल आओ, तुम्हारा भांडा फूट चुका है। मुझ पर जैसे बिजली गिर गई। तिरुचिरापल्ली के एजेंट ने बाहर खड़े सिक्योरिटी वालों को इशारे से अंदर बुलाया। उसके बाद 1 सेकंड से भी कम वक्त में मैं अपनी जगह से उछला और लंबी डाइव लगाकर खिड़की से बाहर नारियल के दरख्त के पास रेत पर जा गिरा। मेरे पीछे क्वार्टर में शोर मच गया। पिस्तौल के फायर की आवाज भी गूंजी। मैं एक तरफ भागने लगा। मेरी दाएं जानिब क्वार्टर की एक कतार थी, सामने रेतीला मैदान और उसके पीछे ऊंची खारदार बाड़ थी। उस बाड़ को मैं फलांग नहीं सकता था। वो लोग मेरे पीछे भागे आ रहे थे। पिस्तौल के 2 फायर हुए। गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। किसी ने तमिल जबान में चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। मैंने महसूस किया कि मैं फंस गया हूँ, कोई राह फरार नहीं है। सामने खारदार बाड़ा गई। मैं रुक गया। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पिस्तौल दिखाकर हाथ उठाने का हुक्म दिया। छुट्टी का वक्त था। कॉम्प्लेक्स के मुलाजिम घरों को जाते जाते रुक गए। खासा हुजूम हो गया। बहुत जल्द शोर मच गया कि पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ पीछे बांधकर मुझे जीप में बिठाया और पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। तिरुचिरापल्ली का एजेंट मेरे साथ था। थाने में सबसे पहले मेरी तलाशी ली गई। मेरी जेब से V2 की बची हुई 2 गोलियां निकली, जिन्हें मैं हमेशा अपनी जेब में रखता था। उन्हें तिरुचिरापल्ली के एजेंट ने फौरन पहचान लिया और मुझे घूरते हुए बोला, तो कर्नल मनी साहब, आपने हमें यहाँ भी धोखा दिया। खैर कोई बात नहीं, सब हिसाब चुका दिया जाएगा। सिपाही मेरे गले का नक्श उतारने लगा तो मैंने तमिल जबान में गिड़गिड़ा कर कहा कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तिरुचिरापल्ली के एजेंट ने उठकर उलट पलट कर देखा। मैंने कहा, ये महज एक तावीज है, मेरी माँ ने मेरे गले में डाला है। एजेंट हंसकर बोला, अगर इसमें कोई असर होता तो तुम आज गिरफ्तार न होते। ये तावीज भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। उसने सिपाही से कहा कि इस तावीज को रहने दिया जाए। सिपाही ने तावीज दोबारा मेरे गले में डाल दिया। एजेंट ने तिरुचिरापल्ली मिलिट्री हेडक्वार्टर में चीफ एजेंट को फोन करके इजाजत हासिल कर ली कि वो मुझे पुलिस की निगरानी में तिरुचिरापल्ली हेडक्वार्टर ले आए ताकि मुझसे मजीद पूछगिछ की जा सके। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। बाहर 2 मुसल्ला सिपाही पहरा दे रहे थे। रात के 8 बजे मुझे हथकड़ी लगाकर जीप में बिठाया गया। तिरुचिरापल्ली का एजेंट, पुलिस इंचार्ज और 2 सिपाही भी साथ हो गए और मुझे मंडापम रेलवे स्टेशन मास्टर के कमरे में बिठा दिया गया। दोनों सिपाही राइफलें कांधों पर लटकाए हुए मेरे सर पर सवार थे। एक सिपाही की बेल्ट से मेरी हथकड़ी की जंजीर बंधी हुई थी। पुलिस इंचार्ज स्टेशन मास्टर से ट्रेन की आमद के बारे में बातें करने लगा। तिरुचिरापल्ली एजेंट किसी को टेलीफोन कर रहा था। 15-20 मिनट के बाद धनुषकोटी की तरफ से तिरुचिरापल्ली जाने वाली गाड़ी आ गई। मुझे सबसे पिछले गार्ड के डिब्बे में बिठाया गया। दोनों सिपाही, पुलिस इंचार्ज और तिरुचिरापल्ली एजेंट भी उसी डिब्बे में मेरे आसपास और सामने आकर बैठ गए। तिरुचिरापल्ली का एजेंट कहने लगा, ये शख्स पाकिस्तान का बड़ा ही खतरनाक जासूस है। इसने हमारे कितने ही आदमियों और मिलिट्री अफसरों को कत्ल किया है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में तो इसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी मुकर्रर हुआ है। अब ये हमसे बचकर नहीं जा सकता। मैं खामोशी से सर झुकाए बैठा था। उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मेरा जहन तेजी से फरार के तरीकों पर गौर कर रहा था। ट्रेन चली तो मैंने सोचा कि मुकद्दस नक्श मेरे गले में है, मगर मैं इससे खातिर खा काम नहीं ले सकता। बैक वक्त 4 आदमियों को मैं इससे मुतासिर करके फरार नहीं हो सकता। नक्श उस वक्त मेरे लिए बेकार हो चुका था। फिर मुझे क्या करना चाहिए था? मैंने फरार के एक पहलू पर गौर शुरू कर दिया। गार्ड कोने में अपने लकड़ी के संदूक पर बैठा रजिस्टर पर कुछ इंदराज कर रहा था। ट्रेन रात के इब्तिदाई अंधेरे में शुमाल की तरफ भागी जा रही थी। मैंने देखा कि जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वहाँ मेरे करीब ही खिड़की थी जिसका शीशा चढ़ा हुआ था। मेरी तवज्जो का मरकज अब सिर्फ मेरी हथकड़ी थी। मेरे सिर्फ एक हाथ में आहनी कड़ी लगी हुई थी, दूसरा हाथ खाली था। मैं अपने खाली हाथ को खुजाने के बाद आहिस्ता से आहनी कड़ी वाले हाथ के पास ले गया और खुजाने लगा। मैंने लोहे की हथकड़ी के कड़े को जरा सा जोर लगाकर आगे को दबाया तो कड़ा मेरी कलाई पर हथेली के पास आकर रुक गया। मैंने खाली हाथ पीछे कर लिया और सर खिड़की के शीशे से लगाकर यूं आंखें बंद कर ली, गोया नींद आ रही हो। ट्रेन भागी जा रही थी। तिरुचिरापल्ली का स्टेशन पौ फटने के करीब आता था। मेरे पास सारी रात पड़ी थी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो पुलिस इंचार्ज ने चावल मंगवा लिए, थोड़े से मुझे भी खाने को दिए। ट्रेन आगे रवाना हो गई। अगला स्टॉप काफी दूर था। ट्रेन एक नपी तुली रफ्तार के साथ चली जा रही थी। एक खास सुर ताल से उसके पहियों का शोर बुलंद हो रहा था। गार्ड अपने संदूक पर टेक लगाए बैठा ऊँघने लगा। कोई आध घंटे बाद पुलिस इंचार्ज भी ऊँघने लगा। उसका सर आहिस्ता आहिस्ता छाती से लग जाता। वो
चौंक कर सर को उठाता, मुझे देखता और फिर ऊँघना शुरू कर देता। उसे देखकर पुलिस के दोनों सिपाही भी ऊँघने लगे। तिरुचिरापल्ली एजेंट ने पहले ही सर दीवार से लगाकर आंखें बंद कर रखी थी। ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। मैंने दोनों हाथ पेट के साथ लगा लिए और सीट पर उकड़ू बैठकर सर खिड़की से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। लेकिन मैं दाएं हाथ की मदद से बाएं हाथ को आहनी कड़ी से निकालने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मेरे बाएं हाथ की हथेली का उभार लचकीला हो गया और हथकड़ी का कड़ा थोड़ा सा आगे को खिसक गया। मैंने पूरा जोर लगाते हुए कोशिश जारी रखी। ट्रेन की ब्रेक लगी और उसकी रफ्तार आहिस्ता होना शुरू हो गई। पुलिस इंचार्ज ने आंखें खोलकर पहले मुझे देखा, फिर पुलिस के सिपाहियों को डांटा कि वो सो क्यों रहे हैं। ट्रेन वीराने के आउटर सिग्नल के करीब खड़ी थी। इंजन बार बार विसल दे रहा था। मैंने अपना जकड़ा हुआ हाथ ऊपर उठाकर बायां बाजू खुजाया। मैं ये दिखाना चाहता था कि हथकड़ी अभी तक मुझे लगी हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।